मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि पिछला जो अपना लेक्चर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का केमिकल बॉन्डिंग का, वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा, क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा। कहने का मतलब जो भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी वो आपने सीखा भी होगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कई मायनों में बहुत अलग है और यहाँ से जो आप सीखने वाले हैं वो आपके हर एग्जाम में आपको काम आने वाली है। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने आपसे कहा था कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जैसे मैं क्या इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, तो जब बच्चे में से क्वेश्चन पूछने आते हैं तो लगभग लगभग ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे डिस्कस करते हैं। तो मुझे क्या लगा कि इनका एक अलग वीडियो बना दूं ताकि उनको लगे कि मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, बिना हम समय गंवाए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन PO4-3 आयन यानी कि फॉस्फेट आयन, द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये बॉन्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है बेटा। आइए मैं आपको सिखाता हूं कि हम कैसे इस तरह के कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं फॉस्फेट आयन बना दूं बेटा आपके सामने। चार्ज अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा फॉस्फेट आयन। ठीक है, ये फॉस्फेट आयन बन के तैयार हो गया बच्चा। अब मुझे सबसे पहले क्या बताना है, इसमें आपको पहले देखना है कि देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक सिंगल बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है बेटा, रेजोनेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है बच्चा, सबको पता चल गया। रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ऐसे आ रहा है तो रेजोनेंस की कंडीशन है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है। फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस की कंडीशन है। तो उन्हीं में से कंडीशन यहां पर है रेजोनेंस की कंडीशन। अब रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो चार्जेस होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, अपनी पोजीशन से मूव करते हैं। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, थोड़ी देर बाद ये नेगेटिव चार्ज आपको यहां मिलेगा और ये पाई बॉन्ड आपको यहां मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर बाद यहां मिलेगा और ये पाई बॉन्ड यहां मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये भी रेजोनेंस है। यहां पर भी देखो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, थोड़ी देर बाद आपको नेगेटिव चार्ज घूम फिर के यहां पहुंच जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां आ चुका होगा। कहने का मतलब ये चार्जेस सारे के सारे चारों ऑक्सीजन के जो एटम है वहां पर ये क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पूछे कि फॉर्मल चार्ज बताइए कैसे निकालेंगे, तो मेरा फॉर्मूला ये होगा कि मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना है। तो आप बोलोगे टोटल चार्ज तो -3 है। मैं बोलूंगा कितने ऑक्सीजन एटम पर ये टोटल चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो आप बोलोगे चूंकि रेजोनेंस है तो ऑल 4 ऑक्सीजन एटम पर ये तीनों नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। तो मैं बोलूंगा अच्छा ऑल 4 एटम ना, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाई टर्मिनल ऑक्सीजन एटम। तो -3/4 क्या हो गया, हमारा फॉर्मल चार्ज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर क्या जाएगा, आप 3/4 को डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया ना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिए गए, फॉर्मल चार्ज सबसे पहले पूछा गया है तो 0.75 0.75 0.75। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैं आपको अपना तरीका सिखा रहा हूँ बेटा, है ना। आपको ये किसी बुक या कहीं लिखा हुआ नहीं, डायरेक्टली आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज सिखा रहा हूँ। तो जो भी केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे, जैसे SO4-2, ठीक है, ClO4-1, NO3-1, इन सब में फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर जब भी फाइंड आउट करना होगा तो यही आपको फंडा लगाना है। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मुझे आप बताओ कि फास्फोरस हमारा एक क्या है, टर्मिनल एटम, इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाए। टोटल 5 बॉन्ड हैं और ये टोटल 5 बॉन्ड ने क्या किया है, कितने टर्मिनल एटम को अपने आप में जोड़ के रखा है, 4 ऑक्सीजन एटम को अपने आप में कनेक्ट करके रखा है। तो मैं टोटल बॉन्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स, वो 4 हैं, तो ये हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/1.25। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फंडा है बेटा कहां कहां लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे NO3-1 पे, CO3-2 पे, SO4-2 पे, ठीक है, ClO4-1 पे, PO4-3 पे। इन सब जगह ये फंडा लगा सकते हैं। ठीक है, और लगा सकते हैं कहां कहां पर, MnO4-1 पे, ठीक है, CrO4-1 पे, ठीक है, और या -2 पे, इन सब जगह लगा सकते हैं। क्लियर है बेटा,
सबको समझ में आ गया अच्छे से? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। Which of the following molecule has the maximum dipole moment? तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट हमारे हर बच्चे को पता है, इसका तरीका क्या होता है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है आपको। डायपोल मोमेंट बेटा बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। CO2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, OC डबल बॉन्ड O। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। एक रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल हो जाएगा ये। तो यहाँ पर दो वेक्टर बनेंगे, एक ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम कैसे हो सकता है बेला, CH4 की बात करेंगे तो आपको भी तुरंत लगेगा कि ये भी एक रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल आता है NH3 और NF3 को, बेटा मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और दूसरा हमारे पास NF3 एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 फ्लोरीन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है यहाँ पर, ये हो गया। अब हमें पता है जब हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, दोनों का शेप क्या है, पिरामिडल, दोनों का बॉन्ड एंगल कितना है, अप्रॉक्स 107 डिग्री, एग्जैक्ट नहीं। अब बात आती है कि हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो हम सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हैं, अब एक वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एज पर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा N और H में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने पिछले PYQ का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने सिखाया था आपको कि अगर कहीं पर लोन पेयर हो तो उसकी डायरेक्शन, उसका वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, अवे फ्रॉम दी जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वहां से ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये देखो जो वेक्टर दिख रहा है और ये जो वेक्टर दिख रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। देखो ये आ गया, और ये जो वेक्टर है ये भी सीधा सीधा ऊपर ही ऐड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि NH3 के केस में सारे वेक्टर ऐड हो जा रहे हैं, जबकि यहां पर एक वेक्टर ऐसे बनेगा, है ना, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा और ये दोनों वेक्टर इससे थोड़ा थोड़ा करके कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बट थोड़ा सा तो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो NH3 का ओवरऑल डायपोल मोमेंट इसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बेटा मैं आपको कह दे रहा हूं कि इस चीज को आप क्या कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है, मेमोराइज कर लीजिए, क्लियर। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारे हर बच्चे को याद हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस ऑफ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3। अगर बेटा एनर्जी की बात कर रहा है कि वो लोवेस्ट एनर्जी होगी, तो हमें ध्यान रखना है लोएस्ट एनर्जी का मतलब ये होता है अगर एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पर हमें ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, ठीक है। अब देखो बेटा, स्टेबल स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें हमारा जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम बॉन्डिंग कर रहा हो, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सके, ठीक है। लेकिन जब मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कहना है हमें, तो हमें ध्यान रखना है कि सेकेंड पीरियड का अगर कोई एलिमेंट है तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो ये कहानी जब मैं कहूं कि सेंट्रल एटम मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो अपने दिमाग में हमेशा इस बात को रखिएगा कि ये तब संभव है बेटा जब हमारा सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का ना होकर के किसी और पीरियड का हो। क्यों? क्योंकि फिर उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है, और इस वजह से वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और इस वजह से वो सुपर ऑक्टेट कंपाउंड का एग्जाम्पल बन सकता है या हाइपर वैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये बात ध्यान रखते हुए मुझे डी वाला ऑप्शन में ऐसा पोटेंशियल नजर आ रहा है कि यहां पर सल्फर ने 2+2+2 टोटल 6 बॉन्ड बनाए, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्डिंग मुझे लास्ट वाले में देखने को मिल रही है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक स्पीसीज। मैंने पहले बता रखा है आपको, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक NO2 प्लस है, एक मेरे पास NO2 है और एक मेरे पास NO2 -1 है, ठीक है बेटा।
तो सब आपको बता रखा है कि देखो इसमें कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल भी मैंने आपको बता रखी है कितनी हो जाएगी, लगभग 134 डिग्री के आसपास हो जाएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन मैं बनाऊंगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक नेगेटिव चार्ज लगा बेटा, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा, तो एक लोन पेयर बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले जब मुझे बॉन्ड एंगल निकालना होता है तो स्टेप नंबर 1 होता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बेटा, sp आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। sp का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यहाँ पर 134 हो जाएगा, और यहाँ पर प्रॉपर एक लोन पेयर आ गया। और हमारे हर बच्चे को पता है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मुझे इसमें नजर आ रहा है डी वाले में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग दीज क्वेश्चन ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 4 होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे बना दिया मैंने। ऑक्सीजन में 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। ऐसा करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो बेटा कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के पास अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, दूसरा आता है CO3-2, तो कार्बन ये हो गया अपने पास। ठीक है, और यहां पर कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है CO2, यहां पर कार्बन ऐसे बना देंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बनके हमारी तैयार हो गए बेटा। आइए सबकी हम कंपैरेटिव स्टडी कर लें, ताकि हमें पता चले कि ये क्वेश्चन कहां से बना है। तो हम क्या सीख रहे हैं बेटा, सब लोग जैसा कि हमारी आदत है, हम पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं बेटा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां पर पाई जाती है, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो। फिर उसके बाद कहां पर पाई जाती है, पार्शियल डबल बॉन्ड हो। फिर उसके बाद किसकी बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड। और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर कौन सा बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। हमारे प्यारे बच्चों को यहां पर किस तरह का बॉन्ड दिख रहा है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, हर बच्चा ध्यान से सुनेगा और देखेगा, और खुद आपको बोलना है कि सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। और नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मतलब बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है, रेजोनेंस समझ में आ रहा है। और रेजोनेंस जहां जहां भी होता है वहां पर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, और हर एक बॉन्ड लेंथ क्या होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड के इक्वल होती है। पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का। ठीक है, तो ये है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर हम लिख दे रहा हूं पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन के अगल बगल केवल और केवल क्या है, डबल बॉन्ड। अब आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, पार्शियल डबल बॉन्ड की, देन डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड की। तो पार्शियल डबल बॉन्ड किसका है बेटा, CO3-2 का। फिर डबल बॉन्ड किसका है, CO2 का। फिर ट्रिपल बॉन्ड किसका है, CO का। तो अब आप बता दीजिए यहां पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होने वाली है, CO3-2 की। ऐसा कहां लिखा है, इस वाले ऑप्शन में लिखा है। फिर उसके बाद CO2 और सिर्फ लास्ट में CO, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबल शोन बिलो गिव्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज E dissociation for single covalent bond of carbon atom. Which element A, B, C, D? Which element has the smallest atom? अब आपको बताना है कि देखो यहां पर बेटा सी से कार्बन से सब जुड़े हैं, ए भी जुड़ा है, बी भी जुड़ा है, सी भी जुड़ा है और डी भी जुड़ा है। ये 4 डिफरेंट एटम है, ये 4 डिफरेंट एलिमेंट है। तो मेरे बच्चा एक बात बताओ, यहां पर सबके बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी की वैल्यू दी गई है। आपको पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, मुझे इसको ब्रेक करना है इस बॉन्ड को। ठीक है, तो मैं इसको जो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा वही एनर्जी क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आप मुझे बताओ कि जब दो एटम, दो एलिमेंट बहुत छोटी छोटी साइज के हैं, तो उनका न्यूक्लियस बहुत पास होगा। न्यूक्लियस बहुत पास होगा तो उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड की लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बताता है,
जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, उतनी कम बॉन्ड की लेंथ। अब ये चीज मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर में भी सिखाया था बेटा। ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, ठीक है। कहने का मतलब जिसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड लेंथ सबसे कम है बेटा, यानी कि दोनों एलिमेंट, दोनों एटम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है, और बहुत क्लोज हैं, तो इसका मतलब उनकी साइज बहुत छोटी है। तो ऐसा आप देख रहे हैं 240, 328, 276, 485, यहां पर देख रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बेटा ये, ठीक है। क्यों है, क्योंकि कार्बन और डी, ये किसके बीच में, कार्बन और डी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब दोनों की साइज बहुत छोटी है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, ठीक है। विद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज, यहां पर कुछ लिस्ट वन में कंपाउंड्स दिए गए हैं, लिस्ट टू में उनका ज्योमेट्री या शेप दिया गया है, हमें वो मैच कराना है, ठीक है। तो हम इसको बिना पढ़े सीधा कंपाउंड देखेंगे, इनका आंसर निकाल लेंगे और फिर इससे मैच करा देंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, PCl5 की, ठीक है, पहला कंपाउंड। PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, और फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब मैंने क्या किया, इन पांचों से एक एक क्लोरीन हमने ऐड कर दिया, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन ऐसे नीचे। आप देखेंगे यहां टोटल कितने सिग्मा बन गए, 5 सिग्मा बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d, ठीक है। और फिर शेप कैसा आ गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। एक तो मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मुझे यहां दिख रहा है और PCl5 यहां, तो ए से फोर्थ हमने मैच करा दिया, ए से फोर्थ इन दोनों में है, तो आंसर हमारा इन्हीं दोनों में से होगा। अब एग्जाम के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे बी का थर्ड तो मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में बी का थर्ड दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब मुझे सी और डी के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए एक बार सी और डी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको डी की तरफ ले चलता हूं, BF3 बहुत आसान है। BF3 मेरे हर बच्चे को मैंने बहुत बार स्ट्रक्चर बनाया है, तो BF3 की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो डी का सेकंड हो जाएगा, और डी का सेकंड इसमें दिया गया है, तो सी का फर्स्ट ही होगा और आंसर भी हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर हमारा आंसर हो गया बी, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कंपाउंड निकालना है तो आप क्या करेंगे, BRF5 का ये देखते हैं, ठीक है। BRF5 का बच्चा क्या होगा, BRF5, BR मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन से ग्रुप का है, हेलोजन फैमिली का, ग्रुप 17। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। 7 में से हमें देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 5 फ्लोरीन ऐड करने हैं। तो 5 फ्लोरीन ऐड कर दिया, 1 लोन पेयर बच गए। तो 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 6, 6 का मतलब हो गया sp3d2, ठीक है, ये बन गया। और sp3d2 विद 1 लोन पेयर क्या कहलाएगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहलाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका शेप बनेगा बेटा स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका मतलब BRF5 का बन रहा है स्क्वायर पिरामिडल, तो सी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसा सी का फर्स्ट हमें समझ में आ गया। तो सारा हो गया बेटा। SF6 का भी बता दूं क्या, चलो बता दो। अब सारा कर रहे हैं तो इसका भी कर देते हैं। SF6 में बेटा सेंट्रल में कौन है, सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा क्योंकि ग्रुप 16 है सल्फर का, और हमारे पास 6 फ्लोरीन है, ठीक है। तो 6 फ्लोरीन हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, चलो देखो भैया, ये सल्फर हो गया, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन ऐड हो गया। 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे, ठीक है। और ये हर जगह हमने फ्लोरीन ऐड कर दिया, ये हो गया। अब मुझे बताओ बेटा शेप क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। तो यहां पर कहीं दिख रहा है हमें ऑक्टाहेड्रल, ये थर्ड दिख रहा है, तो SF6 का बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड इसमें दिया गया। आंसर तो ऑलरेडी हमारा आ गया था, मैं तो आपको बस क्वेश्चन करा रहा था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बेटा।
मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करेस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया बेटा ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, उससे बड़ा सिंगल बॉन्ड। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो आप मुझे बताइए, देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिखा BF3, BF3 में बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टोटल बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा जैसे बाकी एलिमेंट चाहते हैं, बोरान भी चाहता होगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो बोरान के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, अब ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए और इसके पास 6 है, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है यहां पर। तो ये क्या करेगा, किसी से 1 पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो बेटा केमिस्ट्री के भाषा में इस बात को समझें, जितने भी लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो सब के सब लुईस एसिड कहलाते हैं। अब हमारे बच्चों के लिए एक छोटी सी ट्रिक, हम इस बात को समझ लें। देखो यहां क्या लिखा है, लुईस एसिड, आप बोलोगे लोन पेयर एक्सेप्टर, और आप ऐसे बोलोगे LA मतलब ला, वो मांग रहा है कि हमें लोन पेयर दे दो, तो ये क्या कहलाएगा, लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर ला, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि बताओ इसने इलेक्ट्रॉन लिया क्यों, इलेक्ट्रॉन इसने इसलिए लिया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और लुईस एसिड कहलाते हैं। जिनके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी लोन पेयर रह जाता है, वही अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बेटा। थर्ड स्टेटमेंट इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है बेटा कि हमारे नीट के बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि कैनोनिकल का मतलब क्या हुआ, तो बच्चे लैंग्वेज में परेशान रहते हैं। तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस, जहां जहां रेजोनेंस पाया जाएगा, तो बायो रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, जितने भी आपको स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेंगे सब आपस में एक दूसरे के लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी। अब बेटा जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, किसी का भी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि होता क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रक्चर बनी, फिर वो बनी, फिर वो बनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, ये लगातार एक विशियस साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो कभी भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो एक्चुअल में रियल एग्जिस्टेंस होती किसकी है, वो होती है रेजोनेंस हाइब्रिड की। फिर आप बोलोगे ये मुझे कब पढ़ने को मिलेगा, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये कह रहा है कि हर एक AB5 जो मॉलिक्यूल होता है वो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। AB5 हमें समझना है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं बीच में A लिख दूं और 5 बॉन्ड बनाने हैं, टर्मिनल 5 बॉन्ड, तो वो तो बेटा ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। बताओ ये बना कि नहीं बना, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, बताओ ये क्या बन गया, पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लेनर बन जाएगा, प्लेनर कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। जहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। ये भी बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, मैं ए बीच में बना दूं, ठीक है, और 4 यहां पर बना दूं, बी 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 और बी, ठीक है, ऐसे बना दूं। और एक मैं इन दोनों को ऐसे सबके ऊपर ऐसे लगा दूं, ऊपर दिख रहा है Z एक्सिस में। लेकिन बोर्ड पे कैसे बनाऊं, बोर्ड पे तो मुझे यही लिखना पड़ेगा। तो बताओ ये क्या बन गया, स्क्वायर, और ये क्या बन गया, पिरामिडल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ेगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये भी कंफर्म हो गया बच्चा। अब देखो और क्या तरीका हो सकता है AB5 बनाने का, हो सकता है बेटा मैं ऐसे बना दूं, A मैं ऐसे बनाऊं, और यहां पर 3 में B ऐसे बना दूं, B और B, और 2 B मैं ऐसे ऊपर और नीचे बना दूं। तो मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर क्या बन गई आपकी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। अब देखो बेटा, यहां पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में इन तीनों बॉन्ड के बीच में, इन तीनों बॉन्ड को हम कौन सा बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनके बीच की बॉन्ड एंगल कितनी है, 120 डिग्री है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड कहां है, Z एक्सिस में। जैसे मेरी पेन जिधर जा रही है, तो ये Z एक्सिस वाला इन सब के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है, 90 डिग्री। और एक एक्सियल दूसरे एक्सियल के साथ कितना बना रहा है, 180 डिग्री।
तो सबसे मिनिमम रिपल्सन मुझे इस वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो AB5 का जो एक्चुअल में आउटकम आना चाहिए स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी स्ट्रक्चर जब बनती है तो उस स्ट्रक्चर में सारे के सारे एटम इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो सके और मैक्सिमम डिस्टेंस हो सके। ठीक है, तो अब इन तीनों देखो, अगर एक सेंट्रल एटम होगा और 5 टर्मिनल एटम होंगे तो उनके 3 आउटकम में कुछ भी बन सकता है बेटा, लेकिन कंपाउंड एक्चुअल में वही बनेगा जिसमें रिपल्सन सबसे कम हो, और वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से सबसे स्टेबल ये होगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो AB5 डज इन फैक्ट हैव ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल नहीं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया डी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डन, हमारे सारे बच्चों को अच्छे समझ में आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, इतना भी नहीं पर ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। चलिए बेटा कॉन्सेप्ट समझते हैं सारे बॉन्ड्स इक्वल ना होने के। देखिए, अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। लेकिन इसके पीछे शर्त है, मैं कंडीशन नंबर 1 है। ये क्या है, ये किसके लिए है बेटा, ये केवल और केवल किसके लिए लिखा गया है, रेगुलर ज्योमेट्री जितनी मिलेंगी केवल उनके लिए बोला गया है। ठीक है, सबके लिए नहीं, केवल रेगुलर ज्योमेट्रीज के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर आपके पास किसी स्ट्रक्चर में 1 लोन पेयर आ गया, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे जो बॉन्ड्स होंगे वो, चूंकि आप एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के ऊपर अफेक्ट करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो यहां पर थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है ना, इस तरह से। दूसरा पॉइंट, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी बड़ी होने की पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि होगी, बट पॉसिबिलिटी है। चलिए खैर आगे देखते हैं। और अगर बेटा मेरे पास कहीं पर भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे PCl5, या ऐसे मान लेते हैं कि A, ऐसे मान लेते हैं A, और A से मैंने 3 बॉन्ड ऐसे कनेक्ट करा दिए, B B B, और एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे। बेटा देखो, ये जो तीनों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये इक्वेटोरियल हैं बॉन्ड हैं, और ये एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड पर हमेशा हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लेस करते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्लेस करते हैं। समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, इक्वेटोरियल पे ये जो बॉन्ड एंगल है, यहां वाली, यहां वाली, यहां वाली, इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितनी है, 120 डिग्री। जबकि ये जो एक्सियल वाली है, ये सबके साथ कितना बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ, 3 बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, और एक बॉन्ड इन तीनों से 90 डिग्री पर है, तो कौन सा बॉन्ड क्लोज हुआ एक दूसरे के, बताइए। ये जो 90 डिग्री वाला है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, ये क्लोज हुआ ना। तो यहां पर आपस में क्या होगा, इनके जो टर्मिनल एटम जुड़ेंगे वो भी पास पास होंगे, पास पास होंगे, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल और उनसे जुड़े हुए एटम कुछ कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, घर पे जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, जैसे मान लो आप भाई बहन लड़ गए, तो मम्मी क्या करती है, पहले दोनों को अलग कर देती हैं। तो जब कहीं पर भी रिपल्सन होता है, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बेटा बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, एटम दूर दूर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए बेटा, वही कंडीशन है ना। तो यहां पर आप ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, आप इसको आसानी से देखिए, यहां पर ये ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा, और इस रिपल्सन को फेस करने की वजह से एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज मोर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात बेटा सबको, अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, तो sp3d में ऐसा होगा। ऐसा ही बेटा sp3d3 में भी होगा, जिसका कि शेप क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये होता है। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल लिखा है बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मैं कैसे बनाऊंगा बताओ। ये पेंटागन बन गया, और बाई पिरामिडल मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो मैं बोर्ड पे कैसे बनाऊं, ऐसे और ऐसे ही तो बनाना पड़ेगा। अब बताइए, इनके बीच में कितनी बॉन्ड एंगल है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री, है ना। और ये जो ऊपर है जेड एक्सिस में बाई पिरामिडल वाला, ये सबके साथ कितना बॉन्ड एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये बॉन्ड कौन सा है बेटा, एक्सियल, बाकी सब कौन से हैं, इक्वेटोरियल। अब बच्चा एक बात बताइए, सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री, और एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो क्लोज कौन हुआ, इस बार इक्वेटोरियल क्लोज हो गया, पास पास हो गया।
और उनके बीच में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, सब दूर दूर शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि ये एटम और ये एटम एक दूसरे के अगल बगल ना रहे, दूर दूर हो जाएंगे। तो आप समझो दूर दूर होने से सोचो इनकी डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहां पर भी हमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आता है एक sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ये भी बॉन्ड लेंथ सारी की सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, sp3d का जो आउटकम होगा वो हमेशा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ देगा, sp3d3 का आउटकम हमेशा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ देगा। ठीक है, और sp sp2 sp3 और sp3d2 सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, मुझे मिलेगा ClF3 में बनाऊंगा Cl, ऐसे ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर, ये बन गया ClF3, बन गया ना। अब बच्चा मुझे बात बताइए, देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये बॉन्ड है कौन सा, एक्सियल बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो चूंकि इक्वेटोरियल के बीच में तो कोई टेंशन नहीं है, 180 डिग्री इज द मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, इन 3D। और अगर मान लो इसके बीच की बात करें तो यहाँ पर ये पास पास हैं, इस दूरी को, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों बॉन्ड आपस में क्या हो जाएंगे, दूर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। आइए देखते हैं BrF3 क्या है, ब्रोमीन हो गया, और 1 2 3 फ्लोरीन मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ब्रोमीन ग्रुप 17 का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए ब्रोमीन के, बचे 4 का मतलब क्या हो गया, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ एक बात बच्चा, ये कैसा शेप बन गया, टी शेप बन गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d होगा, और साथ में 2 लोन पेयर है, टी शेप इसका बन गया, टी शेप बन गया। ठीक है बेटा, ये बन गया, क्लियर। अनइक्वल बॉन्ड साथ में क्या हमें ध्यान रखना है, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ इसमें पाई जाएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि ये बताइए, द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ये जो लोन पेयर हैं ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों चले जाएंगे, तो आपको बोलना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे खतरनाक होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आता है, एंड देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन आता है। तो आप मुझे देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं, सब देख रहे हैं बेटा, लोन पेयर यहाँ पर है, तो लोन पेयर रिपल्सन भी बहुत खतरनाक होगा। तो हमारा मॉलिक्यूल सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेगा कि भैया कैसे भी करके लोन पेयर रिपल्सन को करो कम। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी होगी लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, केवल और केवल यही। अब हमारे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी तो हो सकता है, बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उतना नहीं होता जितना लोन पेयर में होता है। तो जो इफेक्टिव रिपल्सन है सबसे पहले उसको मिनिमाइज करना है, नहीं तो वही अफेक्ट करेगा हमारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यार इसको जानने के लिए तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी सबकी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है CN होल ट्वाइस। तो CN होल ट्वाइस कैसे बनेगा बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया CN का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आप इसमें सिग्मा और पाई काउंट कर लीजिए। देखिए हर एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, है ना, ये जो बीच में लिखा है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, डन। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए यहाँ पर, और अपने पास हो गए 3 सिग्मा और 1 2 3 4 पाई। ठीक है, ये पहला हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, CH2 होल ट्वाइस CN का होल ट्वाइस, ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बेटा अगर आपको बनाना आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड C, है ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा यहाँ पे। तो देखो बहुत आसानी से CH का होल ट्वाइस बन गया और CN का भी होल ट्वाइस बन गया ना यहाँ तक। चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करें, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यहाँ पर काउंट कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा 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 और ऊपर पाई और नीचे पाई। ठीक है, टोटल कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इतने हो गए ना टोटल? हाँ 7 सिग्मा हो गए यहाँ पर। तो 7 तो सिग्मा हो गए। पाई कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है SCO3 माइनस। तो SCO3 माइनस कैसे बनेगा? ये हो जाएगा अपने पास कार्बन, सेंट्रल एटम हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया SCO3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर आपका C हो गया। और यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई, ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा, टोटल कितने हो गए हमारे पास? 4 सिग्मा हो गए बेटा और 1 पाई बॉन्ड हो गए, है ना। और डी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनेंगे? XeO4। तो XeO4 हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, XeO4 बन गया। तो यहाँ पर हर एक बॉन्ड के साथ 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई, तो 4 सिग्मा एंड 4 पाई है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई। तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई तो केवल मुझे इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर 3 सिग्मा 4 पाई 7 सिग्मा 5 पाई। अब बेटा ये तो एक हो गया कि मैंने आपको प्रॉपर सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है ना, समझा दिया है, स्ट्रक्चर वाइज समझा दिया है। लेकिन बच्चों अभी एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें बहुत जल्दी से सिग्मा के नंबर अगर काउंट करने आ जाए, पाई के नंबर काउंट करने आ जाए, थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड को बिना हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बता दें? ये भी तो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। आइए मैं आपको एक छोटी सी बढ़िया सी शानदार ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अ कंपाउंड विदाउट ड्रॉइंग स्ट्रक्चर। तो विदाउट ड्रॉइंग स्ट्रक्चर पे अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट हमारे पास बेटा एक कंपाउंड है, उसका नाम है CH3COOH। ठीक है, आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, मत काउंट करो। आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो। टोटल एटम कितने हो गए? 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 4 4 + 1 5 6 7 8, 8 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम -1 इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो यहां पर सिग्मा कितने आ जाएंगे? 8 - 1 इज इक्वल टू 7 सिग्मा आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, अगर आपको जरूरत पड़े तो ये भी यूज कर लीजिएगा। हालांकि ऐसी स्ट्रक्चर तो आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड? ओके, आइए ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। हमें वाटर दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये लोन पेयर ये लोन पेयर, यहाँ पर मुझे दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई मुझे पाई बॉन्ड दिखा नहीं। CO2 का स्ट्रक्चर तो हमारे हर बच्चे को पता होगा। CO2 का स्ट्रक्चर ये हो गया, यहाँ पर आसानी से मुझे सिग्मा भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, सिग्मा भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है। ठीक है, NO2 के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो NO2 मुझे दिख रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल, तो यहाँ पर भी मुझे पाई बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये दिख गया। SO2 की बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो SO2 ऐसे बन सकता है, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी बन सकता है SO2। ठीक है, या दोनों भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो SO2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो मुझे हर जगह पाई बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन वाटर में पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम? ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब बेटा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा होगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिग्मा 1 होगा एंड पाई 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 हमारे सामने है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड और ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 264 किलो जूल पर मोल एंड 347 किलो जूल पर मोल। ओके, वेट कर लेते हैं अभी इस ऑप्शन को लेकर के। थर्ड ऑप्शन है, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड अस अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास ये कोई सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने यहाँ पर ना कुछ ऐसे कनेक्ट करा रखा है, इस साइड भी कनेक्ट करा रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ।
तो आप देखिए आप इसको कितना भी रोटेट कर सकते हैं, कितना भी रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना लूं, अब ये डबल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसे लगाने की कोशिश करूं, ठीक है, और उसको घुमाऊं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये ट्विस्ट आने लगेगा डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में ट्विस्ट की वजह से फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। लास्ट स्टेटमेंट, सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन्स द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट अ पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरीली इफेक्ट ऑन इट्स रिगार्ड। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है। फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है बेटा। देखो सिग्मा बॉन्ड जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है हमारी, एक ओरिएंटेशन होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस में उसे हम ड्रॉ करते हैं। तो जब कभी भी डायरेक्शन से रिलेटेड बातें आती हैं तो सिग्मा बॉन्ड ही इसमें हेल्प करता है। और इसी वजह से जब हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप बनाने की बात करते हैं, वहां पर हम सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, वही कैलकुलेट करते हैं। कभी भी हम पाई बॉन्ड को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। जब कभी भी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस किए, हम लोगों ने वहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर एंड सिग्मा प्लस इलेक्ट्रॉन या फिर हम नेगेटिव चार्ज, उन्हीं को हमने काउंट किया था। कभी हमने पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं किया था। तो कभी भी पाई बॉन्ड का डायरेक्शन में, शेप में, ज्योमेट्री में, स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड का ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और वो हमसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, तो ये हमारा यही वाला हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार हम लेकिन सॉल्व कैसे करें, हमें तो नहीं पता, क्योंकि वैल्यू तो नहीं याद कर सकते। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कितनी सारी वैल्यूज याद करेंगे, जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑफ दिस। अगर बेटा सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी इसने 264 दी है, पाई बॉन्ड की एनर्जी इसने 347 दी है। आप सोचो अगर इसकी एनर्जी की कम है, यानी कि ये बॉन्ड क्या हो गया, ये बॉन्ड वीक हो गया। लेकिन हम सब जानते हैं सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो सिग्मा बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सही बात है ना। तो कैसे उसकी एनर्जी की वैल्यू कम लिखी गई है, इस वजह से मैंने बोला कि अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब कर रहे हैं। अब बताओ, अगर आप कह सकते हो कि कोई बॉन्ड है, कोई ए बी बॉन्ड है, ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस वाली लाइन से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर भी हमारा आ गया और आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन एक्सिस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड। चलिए ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड दी गई है, ये ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ओके बेटा, तो मैं एक्स एक्स बना दूं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से हमारी जेड एक्सिस है। ठीक है, अब मेरे पास एक px है, तो px को मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, ये px हो गया हमारा, ठीक। और एक py बनाना पड़ेगा, तो py मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा पी वाई हो गया। और ये दोनों अप्रोच किस एक्सिस में कर रहे हैं, जेड एक्सिस में कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पी एक्स है ऐसे, और ये पी वाई है ऐसे। अब आप समझिए ये कौन सी एक्सिस है, वाई। ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स है। और ये आपकी तरफ कौन सी एक्सिस है, जेड। ठीक है, तो इनको आना ऐसे सामने से है, जेड एक्सिस में। ये पी एक्स है, ये पी वाई है। अब देखो पी एक्स पी वाई चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। जब ये जेड एक्सिस पर मिलेंगे बेटा, तो इनका ये बीच वाला पार्ट एक दूसरे से मिल रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट इनका इस वाले पार्ट से मिलेगा। जब ये वाला पार्ट इनका इस वाले पार्ट से मिलेगा बेटा, तो जाहिर सी बात है नोड नोड से मिल रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम, लीस्ट या फिर जीरो है। ठीक है, और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव से मिलेंगे ही नहीं, आपस में इंटरमिक्सिंग ही नहीं होगी, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, तो बॉन्ड कैसे बन सकता है। तो यहां पर नो बॉन्ड टेक्स प्लेस, यहां पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पाई कब बनता है सबको पता है बेटा। अगर मान लो इसी px और py है हमारे पास, हालांकि px और py से आप कभी भी कोई बॉन्ड ऐसे बना नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको दोनों px रखना पड़ेगा या फिर दोनों py रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो के दो px हैं, एक px ऐसा है, एक px ऐसा है। और ये कौन सी एक्सिस है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर जब दोनों मिलेंगे तो फिर कौन सा बॉन्ड, कौन सा ओवरलैपिंग होगी इनमें, कोएक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अगर मान लेते हैं ये क्या है, पी वाई, ये क्या है, पी वाई, और ये एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस पर दोनों मिलेंगे तो भी क्या होगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग, और बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। ठीक है, ये पीजेड है, ये पीजेड है, और एक्सिस भी कौन सी है, देखो जेड। तो जेड एक्सिस पर जब दोनों कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो भी क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा।
ठीक है, अब मान लेते हैं बेटा ये px है और ये भी px है, लेकिन अब ये दोनों ऐसे ओवरलैप करने चल रहे हैं, ऐसे। तो ये एक्सिस कौन सी मैंने आपको बताई, ये एक्सिस कौन सी है, y। तो जब दो px y एक्सिस पर आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये कोलैटरल ओवरलैपिंग करेंगे या साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और इसका रिजल्ट क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर होगी बात बेटा सबको। अब आता है यहाँ पर एक और ऑप्शन लिखा है डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारे बच्चों को डेल्टा भी पता होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं डेल्टा कैसे बनेगा, ये बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है क्या, चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ ये क्या है, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आप इमेजिन कर लो, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, और ये मिल रहा है एक और दूसरे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, और इन्होंने एक्सिस कौन सी रखी है, जेड एक्सिस। क्या रखी है, जेड एक्सिस रखी है। तो जब दो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे और एक सामने से ऐसे आकर मिलेंगे, तो आप बताओ इसका लोब सामने वाले से, 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 चारों लोब आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो हमारा हर बच्चा इस बारे में पहले से एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखेगा कि जब कभी भी मॉलिक्यूलर ओवरलैपिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के दौरान चारों लोब, ऑल फोर लोब्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो हमेशा और हमेशा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से डेल्टा बनता है। तो मैंने आपको सिग्मा, डेल्टा, पाई और फिर नो ओवरलैपिंग चारों केसेस समझा दिए एक ही क्वेश्चन से। अब कभी भी किसी ऑप्शन में डेल्टा आएगा और मान लो डेल्टा ऑप्शन में होगा तो हमारे बच्चे को पता होगा कि यार फोर लोब्स आपस में कंबाइन करने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए, तभी डेल्टा बनेगा। तो आ गया कॉन्फिडेंस बच्चा इसमें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब ये इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो अनसॉल्व में भी नहीं गिवन होगा, आगे बात समझ में, ठीक है। और बाकी जगह भी जहां सॉल्व किया जाएगा वो अपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर से मतलब रखेंगे। लेकिन अब आपको इस क्लास का पार्ट बनने के बाद डेल्टा का भी आइडिया लग गया, तो अब टेंशन नहीं होगी जबकि भी किसी क्वेश्चन में इसका पार्ट बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू hybridized orbital belonging to the two atoms each having one electron leads to the formation of। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्या करते हैं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर एक sp3 ओवरलैप कर रहा है दूसरे sp3 से तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अगर एक sp2 ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे sp3 से तो हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जब थियरी वाली बात चलेगी तो थियरी वाली बात में मैं आपको ये सिखा दूंगा कि कैसे दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। ये भी बात हमको समझनी पड़ेगी, क्लियर है। हमेशा उनमें कोएक्सियल ओपन लिंक जैसा कुछ दिखेगा और फिर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी डाउट के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड। देखो बेटा जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में किस में पाए जाते हैं, मेटल्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया कॉपर सॉलिड हो गया, गोल्ड सॉलिड हो गया, ठीक है। तो कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, Zn सॉलिड हो गया। ये सब वो मेटल्स हैं जिन मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो इन मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये इसमें ओवरलैपिंग बैलेंस ऑर्बिटल पाए जाते हैं। देखो जैसे दो कॉपर एटम एक दूसरे के अगल बगल रखे हुए हैं, तो पहले कॉपर का जो वैलेंस सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड, इसके लिए तो वैलेंस बैंड थियरी एक्चुअली में एप्लीकेबल होती है। तो जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है और फिर क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इनके कंडक्शन में, हेल्प करते हैं। तो अगर दो एटम बगल बगल रखे गए हैं तो एक का वैलेंस बैंड दूसरे के वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं और इस वजह से हम इसको ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल में रखते हैं। बहुत अच्छे से इसके बारे में जब आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। वहां पर गैप एनर्जी क्या होती है, बैंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है, तो इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी की जाएगी। कंडक्शन बैंड क्या होता है ये भी बताया जाएगा। तो इसमें बेटा मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, अगर मेटल में वैलेंस मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल नहीं होगी तो मेटल कंडक्टिविटी कैसे शो करेगी, तो ये तो होगा ही होगा। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही बात है। अरे डीलोकलाइज है तभी तो मोबाइल है, मोबाइल है तभी तो कंडक्टर की तरह काम कर रहा है कोई भी मेटल, है ना। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाईली डायरेक्टेड नहीं होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। The angle between the overlapping of one s orbital and one p orbital, आप मुझे बताइए बेटा 1s और 1p अगर ऑर्बिटल आपस में मान लेते हैं px है, तो अगर ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जैसे s और p आपस में ओवरलैप कर लिया इन्होंने, ठीक है, तो ये बना लेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे।
और अगर sp हाइब्रिडेशन बना लेंगे तो इनकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, और लीनियर शेप होने की वजह से इनकी बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह से इनका कंडीशन बन गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। आगे, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। देखो बेटा, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर एटॉमिक फॉर्म में आयनिक स्पीसीज या फिर एटॉमिक स्पीसीज या एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी अपने पास स्पीसीज नहीं दी गई हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और उनका प्रेजेंटेशन, उन स्पीसीज का प्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कंपाउंड के फॉर्म में है, जैसे SO4-2, PO4-3, SO या फिर NO3-1, इस तरह से उनका मतलब स्ट्रक्चर गिवन है। तो मैंने कहा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक केवल और केवल वो तभी हो सकते हैं जब दोनों कंपाउंड में उनका सेंट्रल एटम सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा हो। अगर किसी बच्चे को अभी भी तैयार नहीं है तो तुरंत की तुरंत इस बात पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा करके मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने वाला हूं। और यही फंडा आपको दिमाग में अपने रखना है कि अगर कोई कंपाउंड के फॉर्म में दो डिफरेंट कंपाउंड गिवन हैं और उनसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है, तो आपको उन दोनों कंपाउंड के सेंट्रल एटम को देखना होगा कि वो सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं हम टेलुरियम और जेनॉन, आयोडीन और जेनॉन, आयोडीन और जेनॉन, और बेरिलियम और जेनॉन। अब बेरिलियम और जेनॉन तो किसी हाल में सेम पीरियड के नहीं हो सकते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर आयोडीन और जेनॉन का देख लेते हैं, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नियॉन गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसॉन। ठीक है, हो गया डन। अब मैं लिख रहा हूं किसका, हेलोजन फैमिली का, तो यहां लिख दे रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो ये आयोडीन और जेनॉन सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, तो आयोडीन जेनॉन इसमें है, आयोडीन जेनॉन इसमें है। अब आ जाते हैं टेलुरियम जेनॉन के बारे में बात कर लेते हैं। टेलुरियम कौन से फैमिली का है, 16 ग्रुप का है। तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों टेलुरियम, आयोडीन और जेनॉन भी हमारे ऑप्शन में है, ये पहले कंफर्म हो जाए। अब सबको समझ में आ गया ना कि क्यों यही ऑप्शन में बनाए गए, क्योंकि टेलुरियम, आयोडीन और जेनॉन सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करते हैं। सेम पीरियड को बिलोंग करने की वजह से अब इनमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ही इसमें इंक्रीज करेंगे, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमने बेसिक समझ लिया, तो यही तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इन्हीं तीनों में से हम डिस्कस करेंगे। देखो टेलुरियम से, अब मुझे भी काउंट कहीं नहीं करना है, दिमाग लगाना है बस। टेलुरियम से जब हम जेनॉन की तरफ जाएंगे तो टेलुरियम से जेनॉन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे बेटा, है ना। अब मुझे बताओ आयोडीन में टोटल इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप बस ये बताओ कि कहां आयोडीन में टोटल इलेक्ट्रॉन, कहां फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन। क्या कभी भी ये इक्वल होने के चांस बना सकते हैं, कभी भी नहीं। तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को इस बात पे भरोसा ना, वो खुद से करके देखे, ठीक है, प्रॉपर काउंट करके देखे। अब जैसे आयोडीन और जेनॉन, अगेन देखो आयोडीन और जेनॉन में केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ठीक है, इसका 54 है तो इसका 53 है, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन आप देख रहे हो साथ में क्या लिखा है, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। दो ब्रोमीन के इतने इलेक्ट्रॉन क्या दो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो मुझे ये भी काउंट नहीं करना और बता देना यार ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब आते हैं आयोडीन और जेनॉन, अगेन देखो आयोडीन और जेनॉन, बहुत अच्छा, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर 3 फ्लोरीन, यहां पर 2 फ्लोरीन। अब देखो आयोडीन और जेनॉन में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यहां पर 3 फ्लोरीन, यहां पर 2 फ्लोरीन है। 3 फ्लोरीन को पता है ना, 9 इंटू 9 मतलब 9 + 9 + 9, 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 फ्लोरीन में कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 9 + 9। अब बताओ कहां 27 कहां 18, कभी कोई सिमिलरिटी ही नहीं है। तो ये किसका मतलब, ये भी कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं बन सकते हैं यार। तो कोई आंसर ही नहीं आया, हाँ तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं है आंसर तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ये कॉमन क्वेश्चन हो गया था, इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो देखो कभी कभी होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं फिर हमें लगता है यार कोई भी ऑप्शन नहीं, हम डर जाते हैं। आप क्यों डर रहे हो यार, जब एग्जाम में वही ऑप्शन ही है तो आप अपने कॉन्सेप्ट से चिपके रहो ना, आप कॉन्सेप्ट के साथ खड़े रहो, फिर वो कॉन्सेप्ट जो आंसर दे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को लेकर के एकदम श्योर हैं, ठीक है, कि यार एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि यही होगा जो भी देखा जाएगा, तो अगर वही है तो आप आंसर में कुछ भी टिक करना पड़ रहा है पर कर क्या हो, पर ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते बेटा। अगर कोई क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, और आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर बाद में आप बस इसी बात के लिए लोगों से डिस्कस करते रहेंगे, यार बताओ जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करने पर मार्क्स मिलते हैं या छोड़ देने पर भी मार्क्स मिलेंगे। फिर आप अपने दोस्तों के सामने ऐसे आर्गुमेंट्स करोगे कि यार देखो गलत था तभी तो मैंने नहीं किया। तो इन सब बवाल में क्यों फंसना चाह रहे हो,
आपने कॉन्सेप्ट करो क्लियर हो ना, आपको लग रहा है चारों के चारों ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी एक फिल कर दो कि ठीक है ये है, या कुछ भी करना पड़े, बाद में कॉमन होगा, आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रहे बेटा, जो मैंने एकदम शॉर्टकट बताया उस बात का ध्यान रखना है। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया XeF4 बेटा। देखो Xe में हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जेनॉन 18 ग्रुप का है, ठीक है, जेनॉन कहाँ का है बेटा, ग्रुप 18 का है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 8, तो वही 8 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट के फॉर्म में यहाँ पर बना दिए। 4 फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन से मैंने इंगेज करके 4 फ्लोरीन यहाँ पर ऐड कर दिया, तो मुझे दिखा 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो मुझे बताओ बेटा 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक है, sp3d2 हो जाएगा, और sp3d2 विद 2 लोन पेयर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बेटा, Xe, फिर यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर फ्लोरीन, फिर एक लोन पेयर ऐसे बना दिया, एक लोन पेयर ऐसे बना दिया, ठीक है, ये अपने पास स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गई। क्लियर। अब आप देख लो यहां पर कहां लिखा है स्क्वायर प्लेनर sp3d2, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है हमें, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके डन। फर्स्ट ऑप्शन इज pH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले pH5 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा मैं अपने बच्चों से डिस्कस कर लूं। pH5 बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब प्रॉब्लम वही आएगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। pH5 के केस में देखिए क्या होता है बेटा, कि अगर कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय, जैसे pH5 का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको आएगा sp3d आएगा, जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, आप तुरंत मेक श्योर ये करिए कि जो हमारा टर्मिनल एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम शुड मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्या इसमें ऐसा हो रहा है, टर्मिनल एटम कौन है, हाइड्रोजन, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इक्वल है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो बेटा अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा नहीं है तो कभी भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके डन। अब आते हैं BiCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो बिस्मथ के चारों तरफ ये 5 क्लोरीन लगे हुए हैं बेटा, ये पांचों क्लोरीन की चूंकि साइज बड़ी है तो आपस में क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है सबके पास, ये सारे के सारे क्लोरीन और उनके लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और इस रिपल्सन की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट 1 है बेटा, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत लॉजिक के साथ मैंने आपको ये चीज समझा दिया है, ठीक है, हमारे हर बच्चे को समझ में आ गया। सेकेंड वन इज द p pi d pi bonds are present in SO2। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, आइए मैं अपने बच्चों को इसका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देता हूं। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे कोई भी कंपाउंड दे दिया तो आपको सबसे पहले उस कंपाउंड में क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, टू कैलकुलेट और टू सी द नंबर ऑफ p pi बॉन्ड एंड नंबर ऑफ p pi d pi बॉन्ड। और अगर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वो आ गया sp, तो जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको दिखेंगे, ठीक है, वो हमेशा वहां पर 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, और इनका जो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड होगा, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, वो भी मैं, ये प्रॉपर लिस्ट बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड, ये जो कि दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होंगे 2, ये 2 पाई बॉन्ड किससे बनेंगे बेटा, p पाई और p पाई से बनेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रहे कि p पाई से ही बनेंगे। अब मान लेते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, तो एक p पाई, एक जो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, टोटल मान लीजिए कितने भी बने, ठीक है, वन जो पाई बॉन्ड होगा वो p पाई से बनेगा, और बाकी अदर जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो p पाई d पाई से बनेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास sp3 आ गया तो
जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो सब के सब पी पाई डी पाई का रिजल्ट होंगे। ये टेबल बच्चा जल्दी सब लोग नोट कर लें, है ना, बहुत ही काम आने वाली टेबल है आपके लिए। मैं आपको पीवाईक्यू से ही बहुत कुछ याद करा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, ये आपको समझना है, ठीक है। इनमें कोई कंडीशन नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन में दो ही पाई बॉन्ड बनेंगे, दोनों के दोनों पी पाई। sp2 में जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे पहला तो बनेगा पी पाई से, बाकी जितने भी बनेंगे सब पी पाई डी पाई का रिजल्ट होंगे। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो सारे के सारे पाई बॉन्ड क्या होंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग का रिजल्ट होंगे, ठीक है। एग्जांपल वाइज मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए हमने बनाया CO2, ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं CO2 में ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब हमारे मन में आया ये पाई बॉन्ड किस तरह के ओवरलैपिंग से बना है, पी पाई से बना है या पी पाई डी पाई से बना है। तो हमारा हर बच्चा इस बारे में ये बोलेगा कि यार देखो पहले ना इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp, तो बोलेंगे हमारे तो क्लास में बताया गया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टोटल दो पाई बॉन्ड बनेंगे और दोनों के दोनों क्या बनेंगे, पी पाई डी पाई से, पी पाई से। तो ये भी क्या है हमारा पी पाई का रिजल्ट है, और ये भी क्या है हमारा पी पाई का रिजल्ट है। इसी तरह से यहाँ पर SO2 गिवन है बेटा, तो SO2 के बारे में अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा SO2 का, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड बने बेटा, तो एक पाई बॉन्ड तो बनेगा, क्योंकि पहले क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या आएगा देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, मतलब sp2 आ गया। और अगर sp2 आ गया तो पहला पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पी पाई से, तो ये तो बनेगा पी पाई से। और जो हमारा दूसरा पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, पी पाई डी पाई से बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि क्या पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया बेटा। आगे है SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा दोनों में सेम शेप होता है कि नहीं होता है। Fe मतलब सेलेनियम, सेलेनियम कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 16, ठीक है। तो ग्रुप 16 में हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, है ना, यही तो होगा। और हमारे पास 4 फ्लोरीन ऐड करने हैं, तो 4 फ्लोरीन ऐड करने हैं, तो मैं 1 2 3 4 फ्लोरीन ऐड कर दिया मैंने इसमें। 1 सिग्मा मतलब 1 लोन पेयर, तो 1 2 3 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 से बन जाएगा sp3d, sp3d विद 1 लोन पेयर क्या कहलाएगा, सीसा शेप कहलाएगा। तो इसका शेप तो आ जाएगा सीसा शेप, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे और एक लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है। इक्वेटोरियल पर बना दिया मैंने। अपने पास CH4 है, CH4 तो हमारे बच्चे को बनाने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो बेटा दोनों का शेप बताओ, डिफरेंट डिफरेंट आ गया, इसका क्या आ गया सीसा शेप, उसका क्या आ गया टेट्राहेड्रल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है तो आंसर तो यही हो गया, लेकिन मुझे तो डी भी जांचना चाहिए, I3+ का वेंट ज्योमेट्री होती है कि नहीं होती है वो भी जांचना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे 3 आयोडीन बना दिए, आयोडीन 1 2 एंड 3 बना दिए बेटा। आयोडीन सेंट्रल एटम पर मैं देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। आयोडीन ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। 7 में से देखो 1 2 तो खर्च हो गए, 3 4 5 6 और 7। अब प्लस लगा है मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से। बताओ क्या बचा इसके पास, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर एंड क्या बचा 2 सिग्मा। अब मुझे बता बेटा 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया 4। 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, sp3 से क्या आएगा sp3 विद 2 लोन पेयर, क्या होगा जरा बताना, sp3 विद 2 लोन पेयर वेंट शेप कहलाएगा, वेंट शेप कहलाएगा या फिर वी शेप कहलाएगा, या फिर इसी को हम लोग एंगुलर भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आंसर क्या हो जाएगा सी। और बहुत एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया बेटा, हर किसी को अपने नोट्स में ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है, और आगे से जब कभी कोई क्वेश्चन पी पाई डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग का आए तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देना है, ठीक है, डन। The next question is in which of the following pairs both the species are not isostructural। बेटा देखिए पहले डायमंड लिखा है और सिलिकॉन कार्बाइड लिखा है। सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग SiC से लिखते हैं, ठीक है बेटा, किससे लिखेंगे SiC से लिखेंगे। और इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, जायंट कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये होते हैं जायंट कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, या हम कह सकते हैं दोनों के दोनों नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं,
नेटवर्क स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब NH3PH3 की बात कर लो तो ये दोनों के दोनों बेटा पिरामिडल शेप के हो जाएंगे, क्योंकि कई बार बना चुका हूं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये पिरामिडल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं HCF4 और HCO4 की, तो यहाँ पर जो HCO4 है अभी पीछे मैंने बताया था बेटा, ये बन जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल। और HCF4 भी अभी पीछे मैंने बनाया था, ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं SiCl4 का। SiCl4 में बेटा सिलिकॉन ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये तो टेट्राहेड्रल बनेगा, रेगुलर ज्योमेट्री बनेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। PCl4 की बात करें तो ये भी हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, आंसर विल बी सी। आ गया समझ में सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल बेटा देखो, सबसे पहले मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। आप बोलेंगे BF3 एक रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है, तो इसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा, कंपाउंड कहलाएगा नॉन पोलर। ठीक है, डन। उसके बाद SF4, SF4 हमारा हर बच्चा जानता है कि SF4 में सल्फर ग्रुप 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, 6 में से 4 तो हो गए 4 फ्लोरीन के साथ, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। और मैंने आपको क्या सिखा रखा था, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर पाया जाएगा, दैट कंपाउंड मस्ट बी पोलर, बताया था ना। और अगर ऐसा होगा तो ये कंपाउंड, चूंकि इसके पास सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा और कंपाउंड पोलर कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, HCF4 का स्ट्रक्चर बनेगा क्या, स्क्वायर प्लेनर, अभी पीछे भी सिखाया, स्क्वायर प्लेनर। तो 4 वेक्टर बनेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, कंपाउंड कहलाएगा नॉन पोलर। ठीक है, HCF4 एक रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल बन जाएगा, रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल बन जाएगा, इसका भी हमारा डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और कंपाउंड नॉन पोलर कहलाएगा। तो मैंने सारे कंपाउंड बारे में बता दिया और आपका आंसर क्या आ गया बेटा, डी आंसर आ गया, ये ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which one of the following species the central atom has the type of hybridization which is not the same as that present in the other three। ठीक है, तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बताना है सेंट्रल एटम का जो बाकी सब में ना हो लेकिन उसमें हो। चलो PCl5 में तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमारा बच्चा जानता है sp3d होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर SF4 में हम देख सकते हैं कि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से 4 हो गए, 4 फ्लोरीन के साथ इंगेज, तो 4 हो गए सिग्मा, 1 लोन पेयर, 4 + 1 5, 5 से क्या बनेगा, sp3d बन जाएगा। ठीक है, और I3- का स्ट्रक्चर मैं कई बार बना चुका हूं लेकिन फिर से बना दे रहा हूं ताकि बच्चों को थोड़ा सा टेंशन ना हो। ये बन गए 3 आयोडीन, जो हमारे पास सेंटर में आयोडीन है, दो इलेक्ट्रॉन इसके ये हो गए 2 3 4 5 6 एंड 7, और नेगेटिव चार्ज लगा तो यहाँ लगा दिया 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ठीक है, और 3 लोन पेयर और विद 2 सिग्मा, तो 3 लोन पेयर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 5, और 5 से क्या बन जाएगा, sp3d हो जाएगा। ठीक है, तो ये sp3d हो गया बेटा, तो यहाँ पर sp3d इसका भी हो गया। अब बेटा अगर सबका sp3d आ गया तो आंसर तो वैसे भी दिख रहा है, क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। sb मतलब क्या है, एंटीमनी, और sb यानी कि एंटीमनी कहाँ का बेटा कंपाउंड है, ग्रुप 15 का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, और 5 तो क्लोरीन से जुड़ गए, तो 5 तो सिग्मा बन गया। ठीक है, और आपके पास दिख रहा है 2 नेगेटिव चार्ज और दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब शेप इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर देगा, तो इस तरह से हमारा सी हो जाएगा। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द 2 स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो BF3 और NF3 जो साफ साफ मुझे दिख रहा है, मैं इसको सॉल्व कर दूं। BF3 एक रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल है, जबकि NF3 के पास एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये तो कभी भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं बन सकते हैं बेटा। ठीक है, SF4 और HCF4 ये अभी मैंने पीछे बताया कि ये तो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, जबकि SF4 आपको पता है कैसे बनता है, शीशा शेप बनता है ना, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगे। जो मुझे एकदम एग्जैक्ट पता है, जो मैं इतने ऑप्शन करके सीख चुका हूं, उसको बार बार बना करके अपना टाइम क्यों खराब करूं, मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूं करने के लिए। अब आप बताइए क्या सही क्या गलत है। ठीक है, अब मैं आ जाते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर पे, SO3-2 एंड NO3-1। SO3 को बना लेते हैं सबसे पहले। SO3 कैसे बनेगा, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी सेंट्रल एटम के साथ में टर्मिनल एटम मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ हो और उस पर नेगेटिव चार्ज लगे हो, तो जितने नेगेटिव चार्ज लगे हो
उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मैं 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दे रहा हूँ, उनको सिंगल बॉन्ड से अटैच करके। बचा हमारे पास केवल एक ऑक्सीजन, तो मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दे रहा हूँ। सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है, ग्रुप 16 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन एंगेज हैं, बच गया 1 1 मतलब लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहाँ बन गया। ठीक है, ऐसा शेप कुछ बन गया। NO3 माइनस का शेप हम सबको पता है बेटा, NO3 माइनस का शेप कैसे बनता है, ये बनेगा NO3 माइनस। ठीक है, दोनों बन गए। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 + 1 कितना होता है 4, 4 मतलब क्या होगा sp3, sp3 विद 1 लोन पेयर क्या होगा, शेप हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, और यहां पर बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा नाइट्रोजन का, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा है केवल यहाँ पर, 3 सिग्मा मतलब sp2, और sp2 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, एक है पिरामिडल एक है ट्राइगोनल प्लेनर, तो आइसो स्ट्रक्चरल तो ये भी नहीं हुआ। अब हमारे पास पक्का है, समझ में आ गया कि आंसर हमारा सी होगा, लेकिन आंसर सी होगा तो उसको भी जस्टिफाई कर लिया जाए। ठीक है, BrO3 माइनस है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, Br एक O के ऊपर नेगेटिव, बचे 2 ऑक्सीजन और बचे, तो ये दोनों ऑक्सीजन को मैं ऐसे जोड़ दूंगा डबल बॉन्ड से। ठीक है, ये Br है। ब्रोमीन कौन से ग्रुप का है, 17 ग्रुप का, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, कितने इंगेज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 बचे, 1 लोन पेयर बचा। देखो 1 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, 3 + 1 4, 4 मतलब sp3, sp3 विद 1 लोन पेयर इज इक्वल टू पिरामिडल। अब आते हैं XCO3, XCO3 में देखो 1 2 3 और 1 लोन पेयर, यहां पर भी देखो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर बराबर sp3, sp3 विद 1 लोन पेयर क्या कहलाएगा, पिरामिडल। तो यहां पर दोनों के दोनों पिरामिडल है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। The correct order regarding the electronegativity of hybrid orbitals of carbon is, तो बेटा मैंने आपको सिखा रखा था कि अगर कभी भी 2-3 ऐसे दिए गए हों जहां पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, परसेंटेज। सबसे पहले बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन सबका निकाल लेना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना चाहिए परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना चाहिए। ठीक है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको निकालना आ गया तो आप ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो आप मुझे बताओ बेटा सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर किस में होगा, SP में देखो 1 S है और S और P मिला के कितने हैं 2, इंटू क्या करोगे 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। फिर अगला हाइब्रिडेशन है sp2, 1 S है टोटल 3 है S और P मिला करके इंटू 100 इज इक्वल टू 33.34%। ठीक है, उसके बाद sp3 है, यहाँ पर 1 S है और S और P मिला के टोटल 4 है, इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो मैक्सिमम परसेंटेज किस में आ रहा है SP में। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे हाईएस्ट होगी, तो फिर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, कहां पर SP सबसे आगे लिखा है, यहाँ पर SP sp2 sp3, ये हमारा C इज द करेक्ट आंसर। Among the following the pair in which the two species are not isostructural, फिर से बात वही आ गई बेटा कि पहले तो जो आता है वो फटाफट से कंप्लीट कर लें। यहाँ पर SiF4 है, यहाँ पर SF4 है, ये तो आइसो स्ट्रक्चरल कैसे हो सकते हैं, SiF4 तो एक रेगुलर ज्योमेट्री हो गया बेटा, देखो फटाफट से बना लेते हैं। Si यहाँ पर फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ठीक है, SF4 बना लेते हैं। SF4 कैसे बनेगा, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, और एक लोन पेयर इधर आ गया। ठीक है, अब आपको सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा। IO3 माइनस बनाना है तो IO नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 1 लोन पेयर यहाँ बना दिया मैंने। ठीक है, ये बन गया IO3 माइनस। XCO3 बनाना है हमें तो XC, उसके बाद O3 बनाना है तो ये बन गया O3 और एक लोन पेयर यहाँ, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद BH4 माइनस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, B यहाँ पर बना देंगे H माइनस और बाकी 3 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा, ये बन गया BH4 माइनस। फिर बनाना है NH4 प्लस, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और 1 जो लोन पेयर था ये किसको मिल गया, H प्लस को मिल गया। ठीक है, ये बन गया NH4 प्लस। फिर बनाना है SF6, तो SF6 कैसे बनेगा, S F F F नहीं, ये तो SF
4 बन जाएगा, 6 बनाना है, अच्छा सॉरी, हाँ क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, S F F F F F एंड F, ये बन गया। ठीक है, ये सब बना के रख दिया मैंने आपके सामने। एक बन गया PF6 माइनस बचा हुआ है, तो ये कैसे बनेगा बेटा, PF5 और 6, तो ये बन जाएगा, बीच में फास्फोरस हो गया, एक फ्लोरीन माइनस इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, फिर उसके बाद ऐसे F F फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये बन गया। ठीक है, तो आप इन दोनों का देख सकते हैं क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, इन दोनों का टेट्राहेड्रल है, इन दोनों का पिरामिडल है, ये दोनों हो गए आपके पिरामिडल। ठीक है बच्चा, ठीक है, इन दोनों का नाम हो गया, मतलब ये हो गए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये जो अपना दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल, ये जो दिख रहा है क्या कहलाएगा, शीशा शेप। ठीक है बेटा, कोई भी कंपाउंड मैंने छोड़ा नहीं, सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है, आप बहुत आसानी से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देख लें, सबको प्रॉपर बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। Which of the following has p pi d pi bonding? आ गया समझ बेटा, अभी मैंने आपको सिखाया था ना। ठीक है, p pi d pi बॉन्डिंग के लिए आपको पता है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें केवल और केवल p pi पाया जाएगा। अगर sp2 हुआ तो उसमें 1 पाई बॉन्ड जो होगा वो बनेगा p pi से, बाकी जितने भी होंगे अदर पाई बॉन्ड जितने भी बनेंगे वो बनेंगे p pi d pi से। ठीक है, जबकि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे, ऑल पाई बॉन्ड विल फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p pi d pi। फिर से मैंने पूरा रिपीट कर दिया। अब मेरे पास NO3 माइनस है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, यहां पर क्या होगा, sp2, यहां पर क्या होगा, sp2, SO3 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव, ये बन गया। तो 1 2 3 4 sp3 विद 1 लोन पेयर, यहां पर भी क्या हो गया, sp3। ठीक है, अगर ये sp3 है तो इसमें तो पक्का p pi d pi ही पाया जाएगा। ठीक है, ये sp2 है तो NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी से। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया नाइट्रोजन का, ये आ गया sp2। मैंने आपको सिखाया अगर sp2 होगा तो 1 पाई बॉन्ड तो p pi से बनेगा, एक ही पाई बॉन्ड है बेटा, 1 ही तो पाई बॉन्ड है यहां पर, और ये जो 1 ही पाई बॉन्ड है तो ये तो केवल और केवल p pi से ही बनेगा। डन, समझ में आ गई बात। तो यहां पर तो p pi d pi पाया नहीं जाएगा, ऐसे BO3 माइनस 3 में आ जाओ। ठीक है, BO3 माइनस 3 बना के देख लो पहले, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, यहां तो पाई बॉन्ड ही नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं। CO3 माइनस 2 बना के देख लो, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O एंड O नेगेटिव नेगेटिव। बेटा पाई बॉन्ड ही केवल कितना है, 1 पाई बॉन्ड है, और sp2 हाइब्रिडेशन में जब 1 ही पाई बॉन्ड है ये तो p pi ओवरलैपिंग से ही बनेगा, इसमें तो p pi d pi आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चा सबको, अब कोई डर नहीं सबको p pi d pi के लिए। इक्विलेटरल शेप, पहले इक्विलेटरल का मतलब समझ लें, इक्विलेटरल का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर, अब तो आसान हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये कहां मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, जहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sp2, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस दैट बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक। बेटा अगर आपको पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक की बात कर रहा है, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक बनने की बात कर रहा है, इसका मतलब पहले उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। पहले ये फंडा समझ में आए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसका मतलब उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो कैसे थे, वो थे ऑड थे। ठीक है, समझ में आ गया, वो कैसे थे, ऑड थे, और अब जब आ गए तो वो इवन आ गए। ठीक है, इवन आ गए तभी तो कोई पेयर्ड बचा नहीं, पेयर्ड बचा नहीं तो डायमैग्नेटिक हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमने यहां से समझ लिया। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो क्या हो, B2 हो, O2 हो और S2 हो,
कि ये तीनों भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। तो ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया जो शॉर्टकट में हमने लगा लिया, जिसके लिए हम तैयार हैं। भाई ये देखते हैं। और पहला लिखा बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस, वो कैसे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट बी की। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कैसे देखते हैं? तो हम ऐसे देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या 1 बॉन्ड लेंथ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। 2 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिए सब लोग। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहले लिखा है O2, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। तो ये पहले अगर मैं बात करूं O2 के बारे में तो ऐसे लिखूंगा मैं, O2 से बन गया O2 + 2। तो पहला काम, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वो आ गए इधर 16, इधर 15। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका? है 2.0। ठीक है, और इसका कितना है? 2.5। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ गया? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ गया? तो ये पहले भी पैरामैग्नेटिक था, ये अभी भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना? तो अब हमें दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? इंक्रीज कर गया, मैग्नेटिक बिहेवियर सेम टू सेम रहा। तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चा। अब आ जाते हैं C2 से, C2+1 बन गया। ठीक है, आइए देखते हैं, C2 से क्या बन गया? C2+1 बन गया। C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 12। इसमें कितने हैं? 11। ठीक है, 12 अगर है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा। 11 है तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया, तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन वहां लिखा बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। और ये 12 था, तो 12 था तो ये पहले भी क्या था? डाया मैग्नेटिक। अब क्या हो गया? पैरा मैग्नेटिक। यहाँ कह रहा है पैरा से डाया होना है, डाया से पैरा नहीं होना है, तो फिर ये आंसर भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं NO से NO+ की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, ये हटा दूं मैं यहाँ से, समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो, यहाँ पर सेम उसमें सॉल्व करना है ना मुझे। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ हेडिंग वही रखनी है ना, तो ये लिखा मैंने। ठीक है, चलिए अगला हमारा है NO से NO+। NO से हमने बनाया NO+1। चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए। 7 + 8, 8 7 कितना होता है? 15। और यहाँ कितना हो गया? 15 - 1 = 14 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? 3.0 इसका होगा, 2.5 इसका होगा। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन था यानी कि ऑड नंबर है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, 14 इलेक्ट्रॉन है इवन नंबर है तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। मुझे तो यही सही लग रहा है। देखो पैरा से डाया भी हो गया और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आंसर तो हमारा यही लग रहा है मुझे, तो आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं N2 से N2+1 का क्या देख लेते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। N2 से N2+1 है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास N2 और ये हो गया N2+1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। यहाँ पर कितने हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3.0। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, ये पहले क्या था? डायामैग्नेटिक, अभी क्या हो गया है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बेटा इंक्रीज करेगी। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। लो, अब इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब आपको कहीं कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला? अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि ये कहाँ से आ गया, जब पूरा वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से फॉलो किया होगा, तो आप ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैंने कैसे लिख दिया, वही सेम बात। अगर आपने शुरुआत से सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा होगा, अब मेरे साथ साथ अगर आपने PYQ सॉल्व किया है तो 100% आपको ये पता है कि कैसे किया गया है। ठीक है ना, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके लिए है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2-1 आयन द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, यहाँ पर जिस तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि मुझे इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है यार कि अगर मुझे O2 मॉलिक्यूल गिवन है तो O2 मॉलिक्यूल में मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे कि आपको करना क्या है, आपको O2 से O2-1 कन्वर्ट करना है। पहला काम हमारे हर बच्चे को यह समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जुड़े हुए हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 और यहां पर कितने हो जाएंगे 17। ओके डन। अब मुझे बताओ ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है ये 14 से ज्यादा है, और आपको बताया गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम दो टाइप से बताया गया था। एक जब sp-z मिक्सिंग वर्क कर रही थी, और जब एक बार ऐसी कंडीशन थी जब sp-z मिक्सिंग फेल हो गई थी या फिर वो एक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये वाले में जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो कैसे होता है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आ जाएगा यहां पर आपका, इसके आगे की बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब मेरे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये इतने फिल कर दिए। कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 10 के बाद अब इन दोनों की एनर्जी सेम है, और आपको पता है हुंस रूल क्या कहता है, जब दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन हम 1 by 1 करके फिल करते हैं, फिर अगर हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है तो हम रिपीट करते हैं। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 मोर, ठीक है, तो यहां पर 1 मोर और 1 मोर। तो बेटा अब टोटल अपने पास कितने हो गए 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये 10 हो गए, 10 + 4 कितना हो गया 14 हो गए, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन 16 मतलब 1 and 1, ये हो गए 7 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बात बताओ, ये बेटा O2 का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, O2 मॉलिक्यूल का, लेकिन अब यहां पर मैं इसको O2-1 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये मॉलिक्यूल गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। वो उस इलेक्ट्रॉन को कहां पर गेन करेगा, या तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में करेगा, या तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में करेगा। जब बेटा ये दोनों हाफ फील्ड है तो इसमें तो चला नहीं जाएगा, जो हाफ फील्ड है पहले वही ऑर्बिटल फुल फील्ड किया जाएगा, है ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है इसमें। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा, कुल मिला के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पर कहां दिख रहा है, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। The number of anti-bonding electron pair in O2-2 molecular ions on the basis of molecular orbital theory। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। O2-2 आ गया तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, या एटॉमिक नंबर भी उसने दिया है 8, यानी कि 7 से ज्यादा है। जब एटॉमिक नंबर मोर देन 7 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 हो, तो हम जो एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करते हैं जिसमें sp-z मिक्सिंग ओवर वर्क नहीं करती है, ठीक है, वही हम लोग यूज करेंगे यहां पर। तो फिर से वही पीछे वाला लिखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम, फिर आ जाएगा ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास O2-2 में कितने हैं बच्चा, मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो आ जाएगा 8 + 8 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब मुझे फटाफट से फिल करना है बेटा इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ठीक है, यहाँ पर टोटल 10 हो गए। 10 के बाद 11 12 13 14, एकदम होर्स रूल को फॉलो करते हुए 14, फिर 15 16 17 18, सारे इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए बेटा, एकदम परफेक्ट फिलिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। हमसे कहा जा रहा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बताने हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन के नंबर बता देने हैं। ये देखो एंटी बॉन्डिंग, ये देखो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये देखो एंटी बॉन्डिंग, बताओ भैया कितना हो गया, तो 1 पेयर 2 पेयर, और यहां पर हमारे पास टोटल कितने आ गए, ये 3 पेयर और ये 4 पेयर।
क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन O2-2 मॉलिक्यूलर आयन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो यार 1 पेयर तो ये हो गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ना, तो टोटल इतना कितने हो गए 2 + 2 + और ये हो गए 4, 4 + 4 कितने हो गए 8 हो गए। 8 का मतलब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, एकदम कंफर्म दिख रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बेटा 4 पेयर। ठीक है, इतना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज, मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैविंग जीरो बॉन्ड ऑर्डर, जीरो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। आइए बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेते हैं। वैसे निकालने से पहले मैं आपको एक फंडा सिखा दूं। अब अपना फंडा सीख लें आप लोग, ठीक है। तो फंडा क्या है हमारा, वो ध्यान से देखिए। फंडा हमारा है कि 3 स्पीसीज हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, Pe2, He2 और Ne2। ये तीनों मॉलिक्यूलर स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चों ना, इसके लिए आप बार बार ना एमओटी लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारा बच्चा इसको लगाएगा तुरंत बताएगा, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक भी याद कर लो, ऐसे याद रख लो, बहने करके याद कर लो, Be2, He2, Ne2 बहने। तो ये तीनों कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब Be2 में बेरिलियम बेरिलियम बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है तो बेरिलियम बेरिलियम को जोड़ने वाला बॉन्ड ही गायब है, तो बेरिलियम बेरिलियम एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो Be2 कैसे बन सकता है? यही चीज He2 के लिए और यही चीज Ne2 के लिए। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। तो यहां पर देखो He2 आंसर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है, आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए बेटा, मैं आपको C2 मॉलिक्यूल का यहां पर स्पेशल पॉइंट सिखाता हूं। तो सबसे पहले C2 मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बारे में अगर हमारी बात होगी आपसे, तो आप बोलेंगे सर पहले कुछ भी सॉल्व करने से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं काउंट कर देते? तो हम लोग को बात तो सही है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और 6 + 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये जो कार्बन के एटॉमिक नंबर है वो लेस देन 7 है, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है। तो sp-Z मिक्सिंग इसमें वर्क करेगा, और sp-Z मिक्सिंग जब वर्क करेगा तो इसमें हम एनर्जी लेवल डायग्राम वो वाला बनाएंगे जो नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है, वो वाला बना के दिखाना है। तो कैसे बनेगा बेटा, इसमें पहले बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये मैंने पूरा लिख दिया, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है मुझे। तो फिर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया, 8 हो गए। 8 के बाद 9 10 11 12 हो गए, खत्म हो गए भाई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे क्या निकालना बेटा, इसमें मुझे इसमें निकालना, देखो ये 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल आउट। ये 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब हमारे पास नेट क्या बचा, नेट मेरे पास टोटल केवल 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनाने जा रहे हैं, पाई बनाने जा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा एक कार्बन और दूसरे कार्बन बीच में 2 पाई बॉन्ड ही पाए जाएंगे, दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे कहलाएंगे, पाई बॉन्ड ही कहलाएंगे। तो C2 एक ऐसी मॉलिक्यूलर स्पीसीज है जिसमें 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। इससे पहले आपने ये नॉलेज लिया था, बीबीटी तक और BSc PR तक ये सीखा था कि अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई बनता है। पहली बार आप ये देख रहे हैं कि दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। और ऐसा नहीं कि हमें रटना है, हमें लॉजिक से सिखाया जा रहा है कि यहाँ पर देखो 2 सिग्मा, 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के, खत्म उनकी कहानी। 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के, उनकी कहानी खत्म। अब यहाँ पर चारों के चारों बॉन्डिंग के हैं, इनको कैंसिल करने वाला इनके एंटी बॉन्डिंग में तो कोई नहीं बैठा।
अगर इनके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते तो ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करते, तो नेट जो इलेक्ट्रॉन बचते हम उससे अपना काम करते, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया C2 मॉलिक्यूल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो पहले स्टेबिलिटी का फंडा समझ लें, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लें। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 16, 17, 15 और 18, तो ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन। अब आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है 14 का 3 होता है, ऊपर जाते जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ और बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज करते जाओ। तो 14 के बाद 15 आएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2.5। 15 के बाद क्या आएगा 16, इसका आएगा 2.0। 16 के बाद आएगा 17, इसका आएगा 1.5। इसके बाद आएगा 18, 1.0। कितना आसान कर दिया मैंने, बताओ। अभी बाकी बच्चे होते पूरा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाते, यही तो सिखाया जा रहा है आपको। मैंने कितना आसानी से, कितना सरल शब्दों में आपको बता दिया कि भैया कैसे बॉन्ड ऑर्डर याद रखोगे। आपको पता है बेस में मैंने लिखा था उस टेबल में 14 इलेक्ट्रॉन अगर टोटल आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब 111 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 डिक्रीज करते जाओ, ठीक है ना। वही मैंने यहां पर लगा दिया। अब देखना, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो स्टेबिलिटी तो इसी बात पे डिपेंड करेगी ना, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी, ठीक है। ये हो गया आंसर अपना। तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2+1 का है, तो O2+1 सबसे ज्यादा, देन O2, देन O2-1 एंड देन O2-2। ऐसा कहां पर दिख रहा है, वही आंसर चेक कर लेते हैं। ये वाला आंसर है, तुम्हारा आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब सेम वही इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वही कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond strength, is directly proportional to bond dissociation energy, inversely proportional to bond length। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है बच्चा। और अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है तो हमें नहीं लग रहा कि हमारा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को लेकर के सदमे में जाएगा या परेशान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने आ जाएंगे इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन। चलो अब क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3.0111 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज करते जाओ। तो 14 के बाद आता है 15, इसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 15 के बाद आता है 16, इसका आ जाएगा 2.0। 16 के बाद आता है 17, इसका आएगा 1.5 और इसका आएगा 1.0। सब आ गया। कह रहा है मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब मुझे बताओ बेटा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड लेंथ अगर मिनिमम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ का मतलब हुआ कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर ये होगा। और मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कहां पर दिख रहा है हमें बेटा, 2.5 में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी व्हिच ऑफ द लिस्ट रैंक्स द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब तो बहुत आसान हो गया यार, क्या लिखेंगे, N2 फिर N2+ एंड N2-। चलिए N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 13 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, 3.0। और 1 मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 14 से 15 कर दिया तो 2.5, और एक कम कर दिया तो भी क्या होगा, 2.5। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जा रही है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 का, और N2 इन दो ऑप्शन में सबसे आगे हैं। अच्छा सॉरी, N2- के बाद N2-2 दिया गया है। ओके ओके, ठीक है, वो भी ऐड कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, N2-2। तो बेटा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 + 2 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा, आपके पास तो N2 गिवन है, उसके बाद N2-1 गिवन है, N2-2 गिवन है, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, 3.0। उसके बाद N2-1 का होगा, तो ये आ गया। उसके बाद N2-1 आ गया, फिर उसके बाद N2-2 आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू अ मोनो कैटायंस N2+ एंड N2O2+ रेस्पेक्टिवली, व्हिच इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, N2 को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग किस में, N2+ में। सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन
हमारा सारा हो जाए। रुको यहाँ लिखते हैं अच्छे से, साफ साफ, बढ़िया, शानदार। N2 को कन्वर्ट कर दिया बेटा हम लोगों ने N2+1 में। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन बताना। इसमें है 14 और इसमें कितने हैं, 13। दूसरा हमारा काम होगा बॉन्ड ऑर्डर बताना। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बताइए बेटा, क्या आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर। इसका तो बिना किसी डाउट के 3.0 आ जाएगा, और इसमें से एक कम है तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा सबका। चलो आप क्या निकालें, अब हम निकालेंगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 14 क्या होता है, इवन नंबर है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर 3 से क्या हो गया, 2.5। तो चूंकि बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें हमें इसके लिए सोच लेनी है। ठीक है बच्चा, चलो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सारा होमवर्क हो गया, क्वेश्चन चलते हैं, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये तो केवल एन का रहा यार, सॉरी। चलो एन O2 की बात कर लेते हैं। O2 को किस में कन्वर्ट किया भाई हम लोगों ने, कन्वर्टेड इनटू O2+1। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 16। इसमें कितने हैं, 15। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.0। इसमें कितना हो गया, 13, 14, 15, 16 होता है, तो ये हो गया 2.5। ठीक है, फिर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये पैरामैग्नेटिक था, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चूंकि इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर गई है, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन O2 पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। आप मुझे बताओ O2 से O2+1 बन गया, तो पैरामैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक ही रहा, है ना। पहले 16 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसमें। ये तो बेटा सबको पता है, अभी मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम भी बताया। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और 15 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास। यहां पर केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 है, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा मुझे बताओ, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होने के चांसेस होंगे। तो हमारा बेटा आंसर क्या होना चाहिए, O2 पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। N2+1 बिकम्स, अच्छा लेकिन O2 की बात कर रहा है ना बेटा, O2+ की बात नहीं कर रहा है ना। O2 में तो हमारा पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, है ना, ये तो इनकरेक्ट हो गया। N2+1 becomes diamagnetic, N2+1 पैरामैग्नेटिक है, इनकरेक्ट। इन N2+1 NN बॉन्ड वीकन, N2+1 में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई है, बॉन्ड तो वीक हो गया है, करेक्ट। इन O2+1 द OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, O2+1 में बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। ठीक है ना। रॉन्ग की बात कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में देख लेते हैं। तो ये तो 100% रॉन्ग है। हाँ, अब मैं इसको कंसीडर ऐसा कर सकता हूं कि अगर वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ O2 into O2+1, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है कि पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जब ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 इज डिक्रीजेस, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आंसर हमारा बेटा बी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। N2 and O2 कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस N2-1 O2-1 रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा ये, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि N2 को कन्वर्ट किया गया है N2-1 में, 14 इलेक्ट्रॉन से ये हो गया है 15, तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 से हो गया है इसमें कितना 2.5। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर चूंकि डिक्रीज कर गया है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। ठीक है, ये हमें समझ लेना है, पहली बात क्लियर। और उसके बाद फिर जो O2 से O2-1 में कन्वर्जन हुआ है, तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन से 17 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.0 से हो गया हमारा कितना 16, 14, 15, 16, 17, 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा यहाँ पर हो गया है कम। ठीक है, इस वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो गई है कम, इस वजह से बॉन्ड की लेंथ हो गई है ज्यादा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इन O2-1 बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, O2-1 में बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज कर रही है, सही है।
N2-1 NN बॉन्ड वीकेन, N2-1 में देखो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, मतलब बॉन्ड वीक हो गया, सही बात है। N2-1 NN बॉन्ड वीकेंस N2-1 में, हाँ NN बॉन्ड वीकेंस सही है। O2-1 दी OO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, O2-1 में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज कर ही रहा है, ये बात तो करेक्ट है, ठीक है। कह रहे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, अब वैसे तो जो लिखा अभी सभी करेक्ट है, हो सकता है कि चूंकि दोनों ऑप्शन सेम लिखे हैं तो इनमें कोई एक दूसरा ऑप्शन चेंज होगा तो फिर उस हिसाब से आंसर हो जाएगा, फिलहाल के लिए ये रहा आंसर। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द डोमिनेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू गैस। अब बेटा CH3OH को गैस में कन्वर्ट करना है, CH3OH को जब हम लिक्विड फॉर्म से CH3OH गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा, देखो सॉलिड वो होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, और लिक्विड से अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो इसी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और वीक करना पड़ेगा, तभी वो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तभी वेपराइज होकर रैंडम मोशन में चले जाएंगे, ठीक है, और तभी वो आराम से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए, जैसे मुझे पता चला कि ए को बी में कन्वर्ट करना है तो मुझे ए का नेचर समझना पड़ेगा। जब तक मैं उसके वीक पॉइंट को नहीं समझूंगा, जब तक मैं उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को नहीं समझूंगा, तब तक ए से बी में कन्वर्जन मेरे हिसाब से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चा हम समझते हैं CH3OH के बारे में। CH3OH एल्कोहल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एल्कोहल को हम लोग नॉर्मली ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब ये किसी दूसरे ROH एल्कोहल के कांटेक्ट में होगा तो इसका हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो बेसिकली हमें समझना है कि एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर मुझे इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लड़ना पड़ेगा, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करना पड़ेगा। तो मैं इतनी एनर्जी दूंगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तभी आसानी से दो CH3OH आपस में सेपरेट आउट हो पाएंगे या फिर गैस में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है बेटा। तो ये बाकी सारे क्वेश्चन आपके पहले वाले उसमें हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आपका हमारे नीट के बच्चों का कंप्लीट नीट का एक एक क्वेश्चन पे, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, उतना ढंग से डीप एनालिसिस करते हुए, हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हुए, कॉन्सेप्ट सिखाते हुए, थियरी बताते हुए, सिमिलर क्वेश्चंस का भी आईना दिखाते हुए, इस तरह से हमने नीट के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग, जो कि सोल ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि जो हमारे बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और वो PYQ सॉल्व करना तो मस्ट है और वो सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो अकेले सॉल्व मत करिए, ये वीडियो देखते हुए सॉल्व करिए। ये वीडियो आप देखते हुए जब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, आपको हर एक वीडियो के सोल्यूशन में कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने और समझने को मिलेगा। तो बस इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं, ये तमाम वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको ये बात बताइए कि नहीं, एक सही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, सही ऑथेंटिक सोर्स से सही तरीके से किसी क्वेश्चन को ढंग से एक्सप्लेन करते हो, अगर कोई PYQ की सीरीज चल रही है तो अपने इस चैनल पे चल रही है। तो जितनी जल्दी हो सके अपन 7 मिनट्स केमिस्ट्री से खुद को कनेक्ट कर लें, है ना, और हम इस केमिस्ट्री की जर्नी को इतना आसान, स्मूथ और प्यारा बना देंगे कि केमिस्ट्री आपके लिए कभी भी वो नाइटमेयर की तरह नहीं रह जाएगी। केमिस्ट्री आपके ब्लड में आ जाएगी, आपको केमिस्ट्री यार केमिस्ट्री ज्यादा सुकून भरा सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम सब पूरे एंथुसियाज्म के साथ एक साथ जुड़ करके इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।